बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCP-2 में हम जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं इसकी थोड़ी सी आप लोगों को आउटलाइन दे देता हूँ कि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखनी है। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जो है आप लोगों का स्पीडी होना चाहिए, ठीक है, थॉरो होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप भी थक जाएं और पेशेंट भी थक जाए। आप लोगों का एग्जामिनेशन जो होता है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ब्रीफ होना चाहिए, ठीक है। पेशेंट को मिनिमम डिस्टरबेंस होनी चाहिए, पेशेंट आपसे इरिटेट ना हो जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोगों ने जब फिजिकल एग्जामिनेशन किस टाइम पे स्टार्ट होता है, जब आप पेशेंट की तरफ देखते हैं, ठीक है, पेशेंट के नज़दीक जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की नीयत से आप उसके पास गए हैं, ठीक है, तो आपका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो गया। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि जाते ही अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली है, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद आपने मेक श्योर करने के लिए कि आप ठीक बंदे से बात कर रहे हैं, ठीक है। You have to make sure that you are talking to the right person. You should ask what is your name, ठीक है। Even you know the name of that patient, you just ask him that can you please tell me your name, that so that I can make sure that I am talking to the right person. If the examiner asks why are you asking the name, because we already told you the name of this patient, ठीक है। एग्जामिनर ने अगर आपसे कहा है कि मैंने आपको इसका नाम ऑलरेडी बता दिया है, तो आपने एग्जामिनर को ये इम्प्रेशन देना है कि सर और मैम, आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट आई एम टॉकिंग टू द राइट पर्सन, ठीक है। मैं सिर्फ इसलिए मेक श्योर कर रहा हूँ कि मैं ठीक बंदे से बात भी कर रहा हूँ या नहीं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे आसिफ की हिस्ट्री लेने के लिए कहा गया है, तो क्या मैं आसिफ से ही बात कर रहा हूँ, ये कोई और बंदा तो नहीं है, ठीक है। आपने क्या करना है कि पेशेंट से इजाज़त लेनी है, ठीक है। आप मुझे प्रोफेसर साहब ने या मुझे डॉक्टर साहब ने आपका मुआयना करने के लिए कहा है, क्या मुझे इजाज़त है, ठीक है। यानी कि आपने एक तो इजाज़त लेनी है, दूसरे नंबर पे आप लोगों के माइंड में क्या चीज़ होनी चाहिए, आप लोग you should be aware of the fact that you should talk to the patient in his language, यानी कि his और her language। अगर पेशेंट मेल है या फीमेल है, आपने उसकी लैंग्वेज में उसके साथ बात करनी है। फॉर एग्जांपल इफ पेशेंट इज़ अ उर्दू स्पीकर, देन यू शुड टॉक टू हर और हिम इन उर्दू लैंग्वेज, ठीक है। इफ ही और शी इज़ अ पंजाबी स्पीकर, देन यू शुड टॉक हिम और हर इन पंजाबी, ठीक है। अगर आप उसके साथ इस तरह उसी की लैंग्वेज में बात करेंगे, पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा, ठीक है। इसको कहना है एम्पैथी, एम्पैथी डेवलप करना, ठीक है। पेशेंट कंफर्टेबल फील करेगा और आप जो कुछ भी पूछेंगे वो बहुत इजीली और बड़ा अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता रहेगा, ठीक है। आपको जो कुछ भी उससे पूछना होगा वो आपको बताता जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर एग्जांपल पेशेंट को इंग्लिश नहीं आती और आप इंग्लिश में स्टार्ट हो गए, व्हाट इज़ योर नेम, डू दिस डू दैट, ठीक है, तो उससे क्या होगा, पेशेंट को पहली बात तो आपकी बातें समझ नहीं आएंगी। दूसरी बात ये कि पेशेंट को जब समझ नहीं आएगी, पेशेंट इरिटेट होगा और पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेगा। दूसरे नंबर पे पेशेंट क्या सोचेगा कि ये डॉक्टर जो है वो मुझे ठीक तरीके से एग्जामिन नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसलिए पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए आपने हमेशा पेशेंट की लैंग्वेज में आपने बात करनी है, ठीक है। जिस लैंग्वेज को वो समझ सकता है उसी लैंग्वेज में बात करनी है। सपोज अगर पेशेंट और आपकी जो लैंग्वेज है, आपको फॉर एग्जांपल पेशेंट सराइकी है, ठीक है, या पेशेंट पख्तून है, पठान है, ठीक है, और आपको पश्तो नहीं आती, या अगर पेशेंट पंजाबी है और आपको पंजाबी नहीं आती, तो आपने क्या करना है, अगर तो आप किसी के सामने ये परफॉर्म कर रहे हैं, किसी ने आपको कहा है, फॉर एग्जांपल आपके सीनियर ने, ठीक है, आपके जो टीचर है उसने कहा है, या कोई भी जिसने भी आपको कहा है, तो आपने उससे कहना है कि काइंडली आई नीड एन इंटरप्रेटर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, ठीक है। आपने उसे बताना है कि मुझे एक लैंग्वेज इंटरप्रेटर की ज़रूरत है। अगर आप इंडिविजुअली अपने तौर पे कर रहे हैं, तो आपने कोशिश करना है कि किसी ऐसे बंदे को बुलाएं जो कि
आपकी बात भी समझता हो और पेशेंट की बात भी समझता हो, ताकि वो आपकी बात पेशेंट को समझा सके और पेशेंट की बात आपको समझा सके। ठीक है, आप जो भी कमांड देंगे फिर आप उसको बताएंगे कि आप पेशेंट को कहें कि सीधा लेट जाए, पेशेंट को कहें कि उठ के बैठ जाए, ठीक है, पेशेंट को कहें कि चल के दिखाए। यानी कि आप जो भी कमांड देंगे वो इंटरप्रेटर उसको बताएगा और वो उसी तरह से आगे परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो अगर आप पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान में लैंग्वेज बैरियर होगा तो लैंग्वेज बैरियर को किस तरह से आपने कोप अप करना है उसके बारे में आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है आपने पेशेंट के साथ बहुत सबसे क्लियर। पहले जी समझ आ रही है? यस सर। जी यस सर। सर। ओके, अब हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा लिया। इंट्रोडक्शन के बाद हमने पेशेंट से परमिशन ले ली है, ठीक है, उसका कंसेंट ले लिया है जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए। और उसके अलावा आप लोगों ने किन चीज़ों का रखना है, आपने हमेशा पेशेंट को अप्रोच करना है फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, समझाने में टाइम लग रहा है लेकिन अगर करने में आए तो आके जस्ट सलाम बुलाया और उसके साथ ही आपने कहा कि मुझे आपका मुआयना करना है, सिर्फ दो बातें। ठीक है, उसके अलावा आपने किस चीज़ को माइंड में रखना है, आपने हमेशा पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करना है, दाएं साइड से। ठीक है, सपोज अगर पेशेंट को आप आए और पेशेंट का जो दाई साइड है बेड की वो दीवार के साथ लगी हुई है, ठीक है, और आप दाई साइड पे नहीं जा सकते, तो आपने अपने एग्जामिनर को या अपने सीनियर को जिसने आपको जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करने के लिए कहा है, या कोई भी एग्जामिनेशन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एग्जामिनेशन है, जीआईटी सिस्टम एग्जामिनेशन है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन है, मस्कुलोस्केलेटल कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम का एग्जामिनेशन आपको परफॉर्म करने के लिए कहा है, तो आपने सबसे पहले ये वाले जो मैनूवर है आप लोगों के माइंड में होने, सबसे पहले आपने पेशेंट को अप्रोच करना है राइट साइड से। राइट साइड से अप्रोच करने के बाद आपने ग्रीटिंग्स करनी है, ग्रीटिंग के बाद अपना नाम बताना है, नाम बताने के बाद आपने पेशेंट से परमिशन लेनी है। अगर राइट साइड पे आप अप्रोच नहीं कर सकते तो आपने अपने सीनियर या डॉक्टर को बताना है कि सर आई वांट टू गो टू द राइट साइड टू स्टार्ट माई जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर तो पॉसिबल होगा तो वो आपको राइट साइड पे जाने के लिए कहेगा, ठीक है। अगर पॉसिबल नहीं होगा तो फॉर एग्जांपल वो कहेगा ठीक है आप, इट्स ओके, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया है कि आपको पता है कि पेशेंट को हमेशा राइट साइड से एग्जामिन करना है, तो आप इधर से ही करना स्टार्ट कर दो, मैंने आपका पॉइंट नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि राइट साइड से जाने के बाद ये सारे काम करने के बाद आपने फिर स्टार्ट कहाँ से करना है, सबसे पहले पेशेंट की जनरल फिजिकल अपीयरेंस, ठीक है। आपने उसकी जनरल अपीयरेंस देखनी है, पेशेंट किस तरह का नजर आ रहा है, वेल लुकिंग है यानी कि पेशेंट के चेहरे से लग रहा है कि पेशेंट बीमार नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, या माइल्डली लुकिंग है, पेशेंट के चेहरे से लग रहा है कि पेशेंट को थोड़ी बहुत पेन है या पेशेंट थोड़ा बहुत इरिटेटेड है। सिवियरली इल लुकिंग, पेशेंट के चेहरे से ही पता चल रहा है कि पेशेंट बहुत ज्यादा बीमार है, ठीक है। इज दैट क्लियर, समझ आ रही है? जी यस सर। सर। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना है पोस्चर एंड एटीट्यूड ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का पोस्चर कैसा है, बॉडी पोस्चर कैसा है, बॉडी एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। लाइन स्पाइन, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है या किसी करवट दाएं करवट या बाएं करवट लेटा हुआ है, ठीक है, सिटिंग पोजीशन में है, ठीक है, आपने वो नोट करना है। सिटिंग अप एंड होल्डिंग हिमसेल्फ विद एयर, ठीक है। आप पेशेंट सीधा बैठा हुआ है और सांस को बहुत ही मोहतात तरीके से ले रहा है, यानी कि इंस्पायरेशन जो है वो बड़ी स्लोली कर रहा है। दैट मीन्स पेशेंट माइट हैव प्लूरेसी, ठीक है, प्लूराइटिक चेस्ट पेन हो सकता है या रिस्पायरेटरी फेलियर की वजह से हो सकता है। प्लूराइटिक चेस्ट पेन में आपको पता है कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन क्या होता है, पेशेंट को पेन होती है, तो पेन की वजह से पेशेंट एक तो कोशिश करेगा कि इंस्पायरेशन कम से कम करे, ठीक है, और दूसरे नंबर पे बहुत स्लोली इंस्पायर करेगा, ठीक है, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन पेन होती है। उसके बाद लाइंग स्टिल, ठीक है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है स्पाइन पोजीशन में और क्या है बिल्कुल स्टिल लेटा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, तो दैट माइट बी बिकॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है कि पेशेंट जब मूव करता है तो पेरिटोनियम पहले ही इन्फ्लेम्ड है, ठीक है। पेरिटोनाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम होती है, तो इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम जब
किस चीज़ के साथ टच करती है, तो टच करने की वजह से जो नर्व एंडिंग्स होती हैं वो इरिटेट होती हैं। जब इरिटेट होती हैं तो पेशेंट को सीवियर पेन होती है, ठीक है। मींस पेशेंट के मूव करने से भी पेन होगी, और इसमें पेशेंट को अगर आप ज़रा सा भी टच करेंगे तो पेशेंट दर्द के साथ चिल्ला उठेगा, ठीक है। ये किस वजह से हो सकता है? पेरिटोनाइटिस में, ठीक है। तो अगर पेशेंट स्टिल लाइंग स्टिल, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, कोई हरकत नहीं कर रहा, ठीक है, तो माइट बी बिकॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस। आपके माइंड में यानी कि ये वाली चीज़ें आनी चाहिए कि अगर पेशेंट इस तरह लेटा हुआ है तो इट माइट बी बिकॉज ऑफ दिस, माइट बी बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। आपने अपनी हिस्ट्री के साथ उसको कोरिलेट करते जाना है। आपने पहले हिस्ट्री ली होगी, उसके बाद ही अपने फिजिकल एग्जामिनेशन स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद है सिटिंग एंड बेंडिंग फॉरवर्ड। अगर पेशेंट बैठा हुआ है और सामने की तरफ बेंड हुआ है, that might be because of congestive cardiac failure. Because of congestive cardiac failure pulmonary edema होता है। pulmonary edema में जब पेशेंट सामने की तरफ झुक के बैठता है तो उससे क्या होता है, उसको रिस्पायरेशन यानी कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में डिस्ट्रेस होता है। राबिया जहांगीर, आपका माइक ऑन। हलीम पसंद आई नहीं आई। एक्सक्यूज मी सर, लास्ट वाला पॉइंट दोबारा रिपीट कर देंगे प्लीज। ओके ओके ओके। पेशेंट एक तो बैठा हुआ है, ठीक है, में साथ बेंड पेशेंट कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर का पेशेंट, सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। यस सर। यस सर। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। जब सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ होगा तो उससे उसको सांस लेने में थोड़ी आसानी होगी, ठीक है। उसके अलावा पैंक्रेटाइटिस में क्या होता है कि जब वो सामने की तरफ झुक के बैठता है तो उसकी पेन में कमी होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने काफी हद तक आपको आइडिया हो जाता है कि अगर सामने की तरफ झुक के बैठा हुआ है तो उसको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, पैंक्रेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अकॉर्डिंगली आपने अपनी जो थिंकिंग है उसको रोटेट करना है, ठीक है। लाइंग विद रोलिंग ओवर द एब्डोमेन, ठीक है, लेटा हुआ है और उसने जो एब्डोमेन के ओवर द एब्डोमेन रोलिंग कर रहा है। रोलिंग क्यों कर रहा होता है? बिकॉज ऑफ कोलिकी एब्डोमिनल पेन, ठीक है। जब पेशेंट इस तरह का आएगा तो स्पॉज्मोटिक पेन हो सकती है। तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर पेशेंट अपनी जो टांगे हैं वो अपने पेट के साथ लगा के लेटा हुआ है, ठीक है, बिल्कुल जिस तरह सर्दियों में इकट्ठे होकर लेटे होते हैं, तो इस तरह की कुछ पोजीशन बनाई होगी, अपनी टांगें उसने अपने पेट के साथ लगाई होंगी। दैट माइट बी बिकॉज ऑफ कोलिकी एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल कोलिक की वजह से स्पॉज्मोटिक पेन होती है। जिस तरह पेरिस्टाल्सिस आती हैं, ठीक है, जैसे जैसे वो आगे की तरफ मूव करेंगी तो पेशेंट की जो पेन होगी वो भी साथ में मूव करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक हाइपर एक्सटेंडेड है। अगर जो पेशेंट की नेक है वो हाइपर एक्सटेंडेड है तो उसमें क्या हो सकता है? माइट बी बिकॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, ठीक है। मेनिंजाइटिस में भी हाइपर एक्सटेंडेड नेक होती है। उसके अलावा किस में हो सकती है? टेटनस में हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या देख लेना है कि पेशेंट का वेट देख लेना है। पेशेंट थिन, लीन एंड एमेसिएटेड है। वेट का आपने आइडिया लगा लेना है। आपने अभी वेट नहीं किया, देखने से आपको क्या सर नजर आपकी आएगा? आवाज या तो नहीं पेशेंट, आ रही। सबको आवाज नहीं आ रही मेरी? सर आपकी आवाज के बीच Yes, में sir. यस सर आपकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। हाँ जी, अभी अभी कुछ बेहतर हो या? यस सर। यस सर। सर अब ठीक है। चलें, ठीक है सर। जी सर जी। मेनिंजाइटिस से पहले जो आपने एक पॉइंट
तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जस्ट देखने से आइडिया आपको होगा कि हाँ जी पेशेंट दिखने में लीन थीन इमेसिएटेड है, ठीक है, मसल मास उसका कम है, फैट उसके ऊपर नहीं है, मसल मास भी कम है, ठीक है। उसके अलावा उसके देखने से पता चलेगा कि नहीं ये अच्छा खासा मोटा ताज़ा है, ठीक है, इसके ऊपर अच्छी खासी चर्बी चढ़ी हुई है, इसके ऊपर इसका जो बीएमआई है वो मोर देन नॉर्मल है, ठीक है, वो 20 में आ जाएगा। उसके अलावा एक नॉर्मल आ जाएगा, देखने में पता चल जाएगा, ठीक है। ये हमने देख के आइडिया लगाना है। उसके बाद हाइट, हाइट देखने के बाद हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी हाइट नॉर्मल से ज़्यादा है, ठीक है। अगर नॉर्मल से ज़्यादा है तो किन कंडीशंस में हो सकती है, वो कंडीशंस भी आपको पता होनी चाहिए कि जब आप कहेंगे पेशेंट की जो हाइट है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, तो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि हाँ जी कैन यू टेल मी द सम कंडीशंस इन विच द पेशेंट्स हाइट कैन बी मोर देन नॉर्मल, देन यू कैन आस्क दैट इट कैन बी इन केस ऑफ गैग्नेटिज्म, ठीक है, मार्फन सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ठीक है। आप 2-3 कंडीशंस का नाम बता देंगे। उसके अलावा शॉर्ट स्टेचर है, उसकी रीजंस पूछी जा सकती हैं, तो आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल होता है कि रवायती तौर पर, ठीक है, उसका जो कद है वो कम रह गया, ठीक है, उसका जो हाइट है वो कम रह गया है। जेनेटिक और फेमिलियल, यानी कि जेनेटिकली उस ख़ानदान वाले सारे छोटे, या उसके अलावा जुवेनाइल हाइपोथायरॉयडिज्म, जिस वक्त 9 या 10 साल की एज में जो बच्चा है उसके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशन है, ठीक है, T3 T4 वो कम है, तो उसकी वजह से उसका जो हाइट है वो कम हो सकती है। उसके अलावा पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म, उसके अलावा अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस हैं वो कम हो जाएं, ठीक है, उसमें क्या होगा कि ग्रोथ हार्मोन भी कम रिलीज होगा, या होगा ही नहीं, सिरे से दो काम हो सकते हैं, या तो होगा ही नहीं या कम रिलीज होगा, ठीक है। उसके अलावा जो थायराइड हार्मोन को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ठीक है, TSH, वो भी कम रिलीज होगा। तो जब TSH कम रिलीज होगा तो वो जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं कर सकेगा, तो उसके नतीजे में T3 और T4 भी कम रिलीज होगा, ठीक है। तो 2 रीजंस आ जाएंगे पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म में, कि एक तो ग्रोथ हार्मोन इटसेल्फ कम रिलीज हो रहा है और दूसरे नंबर पे थायराइड भी कम रिलीज होगा। T3 और T4 की जो सिक्रीशंस है ना वो भी कम रिलीज होंगी बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन TSH लेवल। उसके बाद हम उसका कॉन्शियस लेवल चेक कर लेंगे। कॉन्शियस लेवल में हम देखेंगे कि पेशेंट अलर्ट है या ड्राउजी है या कोमाटोज है, ठीक है। अलर्टनेस अब उसकी देखने के लिए हम देखेंगे पेशेंट इज ओरिएंटेड विद टाइम प्लेस एंड पर्सन। अगर वो उसको पता है कि ये सुबह का टाइम है या शाम का टाइम है, दैट मीन्स पेशेंट इज ओरिएंटेड विद टाइम, ठीक है। अगर उसको पता है कि ये कौन सी जगह है, हॉस्पिटल में बैठा है या घर में बैठा है, ठीक है, वो सही तरीके से रिकॉग्नाइज कर ले, दैट मीन्स पेशेंट इज ओरिएंटेड विद द प्लेस। अगर वो सामने जो उसके बंदा खड़ा है, ठीक है, उसको पहचान ले, यानी कि उसको रिकॉग्नाइज कर ले, उसको आइडेंटिफाई कर ले कि ये डॉक्टर है, ये मेरा बेटा है, या ये मेरा भाई है, ठीक है, इस तरह रिकॉग्नाइज कर ले, दैट मीन्स पेशेंट इज ओरिएंटेड विद द पर्सन, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें ठीक हों then we can say that patient is oriented with time place and person, that means उसका जो conscious level है वो intact है, conscious level उसका बिल्कुल intact है, बिल्कुल ठीक है। अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी दैट मीन्स उसका कॉन्शियस लेवल इंटैक्ट नहीं है। उसके अलावा ड्राउजी हो सकता है पेशेंट, ठीक है, या कोमाटोज हो सकता है। ड्राउजी का मतलब ये है कि जिस तरह किसी को नींद आई होती है, ठीक है। कोमाटोज हो सकता है। टेक टेम्परेचर, उसके अलावा आपने फिर क्या करना है कि पेशेंट का टेम्परेचर लेना है। अब तक आपने जितनी भी चीज़ें देखी हैं वो देखने के बाद आपने ये सारे आइडियाज़ लगाए हैं। उसके बाद आपने पेशेंट को जब टच करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर आपने लेना है, ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना है कि थर्मोमीटर लें और थर्मोमीटर को उसके दाएं या बाएं साइड पे एक्जिला के अंदर प्लेस कर दें फॉर 30 to 60 सेकेंड्स। 30 to 60 सेकेंड्स के बाद आप उसको निकाल लें और चेक कर लें कि कितना टेम्परेचर है पेशेंट का। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, हाथों का और पैरों का एग्जामिनेशन कर देना है कि कोलिनाइक किया, ठीक है,
ये नेल्स की प्रॉब्लम है, ओस्लर्स नोड्स, ठीक है, ये हाथों में होते हैं ओस्लर्स नोड्स, हाइबर्डेंस नोड। आप लोग ये चीजें पढ़ के आए हो ना? यस सर पढ़ी है ना? पढ़िए। यस सर। हाँ नो जी, सर, ठीक हो गए। नो सर, कौन हमने नहीं बोल, पढ़ी। क्यों? सर हमारी मैम ने नहीं पढ़ाई। हमारी पढ़ाई सर हमने नहीं